तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ रंजन और स्वागत है आपका फिजिक्स के पहले लेक्चर में, पहले क्लास में। तो आपका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं इस फिजिक्स के क्लास में। तो आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स के बारे में जानेंगे, फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, आखिर फिजिक्स है क्या, किस चीज को फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स क्या है, मतलब उस चीज को समझेंगे। तो दोस्तों, फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी चीज की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, उसका नेचर क्या है, ठीक है। उसके जिसके नेचर के बारे में हम जिस विज्ञान की शाखा में पढ़ते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है फिजिक्स किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप चारों तरफ अपना देख रहे हैं, जैसे हमारे घरों में सीलिंग फैन लगे रहते हैं, तो वो फैन जो है चलता है, उसे हवा देती है, ठीक है। तो क्यों है, आखिरकार क्यों चलती है? वो जो जिससे चलती है वो चीज क्या है, किस चीज से वो चल रही है? तो एक न कहीं वो ऊर्जा से चल रही है। तो ऊर्जा है क्या, किस ऊर्जा से आखिरकार वो चल रही है, किस ऊर्जा से वो गति कर रही है, इन सभी चीजों के बारे में हम फिजिक्स में डील करेंगे, ठीक है। फिजिक्स जो है बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसा कुछ वैसा हार्ड नहीं है, जैसा कि आपको बस ये समझने वाला लैंग्वेज जैसा कुछ है। और इसमें थोड़े बहुत आपको मैथ से रिलेटेड भी चीज मिल जाएंगे, जैसे कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे इसमें जो आपको हल करने होंगे, वो सब इजी वे में हल हो जाएगा। उसके लिए कोई चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मन लगा के आराम से पढ़िए, कॉपी पेन जो है अपना उठा लीजिए और देखते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मतलब कि ये जैसे कोई भी चीज होता है तो उसका उत्पत्ति होता है। हम लोग का उत्पत्ति हुआ है कि जैसे कोई सामान हो गया, कोई वस्तु हो गया, उसका उत्पत्ति होता है, कहीं ना कहीं से वो उत्पत्ति होकर ही आता है, ऐसे कहीं से भी चमत्कार की तरह नहीं आ जाता है। तो फिजिक्स जो है उसकी उत्पत्ति कहां हुई है, किसने की है? तो जो है फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक में हुई है। इसका जो अर्थ होता है ग्रीक शब्द में, उसको कहते हैं, तो कहां से हुई है? ग्रीक से। इसको किस शब्द से? फिजिक्स का मतलब होता है फिसिस या फ्यूसिस, ग्रीक भाषा में, ठीक है। ग्रीक भाषा में इसको यही कहा जाता है, फिसिस या फ्यूसिस इसको कहते हैं, ठीक है। फ्यूसिस का जो मतलब होता है, क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, नेचर, मतलब किसी चीज का नेचर कैसा है। जैसे ये मार्कर है, इसका नेचर क्या है? ठोस है। कोई भी चीज, ये बोर्ड का नेचर कैसा है, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका नेचर कैसा है, हवा जो है उसका नेचर कैसा है, किसी भी चीज जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसका प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, मतलब उसी चीज, प्रकृति का मतलब, फ्यूसिस का मतलब यही हुआ, प्रकृति। तो फिजिक्स फ्यूसिस के बारे में समझ रहे हैं आप लोग सभी, चलिए, ठीक है। तो फिजिक्स के जनक जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? फिजिक्स के जनक आप लोग सभी जानते होंगे कि सर आइजक न्यूटन को फिजिक्स का जनक या पिता कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते होंगे, जो लोग अभी तक फिजिक्स के बारे में पढ़े हैं। बाकी जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनका तो बात ही अलग है। तो न्यूटन जी को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसका? फिजिक्स का जनक कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं आपके सिलेबस की ओर। क्या है आपके सिलेबस में, क्या है आपकी बुक में? फिजिक्स के बारे में ये नॉर्मल सी बातें थी जो आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन बस नॉर्मल सी आपको जनरल जानकारी के लिए मैं आपको बता दिया कि फिजिक्स किसे कहते हैं, उसके पिता क्या हैं, कहां से ये उठकर आया है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। सारे जानते हैं ग्रीक से उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा, अच्छा रहेगा याद रखने में। इसके पिता कौन से हैं या जनक, वो किसे कहते हैं? न्यूटन। सब आप लोग जान गए, ठीक है। तो अब थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो आपका अध्याय हो रहता है फिजिक्स में, वो रहता है प्रकाश, और उसके मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आपका चैप्टर है। एनसीईआरटी आप उठाकर देखिएगा, आपको ये चैप्टर मिलेगा। कोई भी और भी अदर बुक्स आप उठाते हैं तो उसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इस दोनों को अलग अलग चैप्टर भी कर सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
परावर्तन अलग तथा अपवर्तन अलग भी कर देगा, तो कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी अगर बुक उठाकर देखते हैं तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है एक ही में कंबाइन कर दिया है। थोड़ा उसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। एग्जाम्स में जो है इस चैप्टर से आपको जो है ज्यादा जो 5 नंबर वाले या 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से आपको जरूर एक मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देखते हैं तो इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, आपको जो पढ़ाया जाएगा तो आप सबसे पहले जो है कॉपी पेन अपना उठाकर उसको लेकर पढ़िएगा। ज्यादा लंबा लेक्चर आपका होने वाला है नहीं, थोड़ा थोड़ा लेक्चर में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक, तो आप अगर हो सके तो आप अगर नोट्स बना लेते हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला। अगर आप जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अगर उसका नोट्स तैयार कर लेते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ आपको, अगर आप कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, वरना हमारा वीडियो तो है ही। ठीक, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं थोड़ा अपना पहला लेसन की तरफ, जो है कि क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन को बाद में हम लोग देख लेंगे, पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में आप लोग प्रकाश के बारे में जानिए। प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है, कोई भी बताएगा? प्रकाश जो है तरंग है, कहीं कहीं प्रकाश कण भी है। इसी को कहते हैं प्रकाश की ड्यूअल नेचर, यानी कि द्वैत गुण। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है प्रकाश तरंग भी है और सम केसेस में प्रकाश जो है कण भी है। लेकिन कण वाला जो है हमको अभी नहीं पढ़ना है, ये आगे हायर लेवल में पढ़ना है। फिलहाल हम लोग यही जानेंगे कि प्रकाश जो है एक तरंग है, और तरंग में भी क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि निर्वात में एकदम सीधी रहती है। ठीक है, प्रकाश जो है आप देखे होंगे कि अगर आप ऐसे टॉर्च लेते हैं, कोई भी टॉर्च हो गया, कोई भी लाइट हो गया, ऐसे जलाते हैं तो उसका जो लाइट है वो एकदम सीधा जाता है, हवा में सीधा जाता है। यानी कि उससे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, आगे जाइएगा तो आपको ये भी मिलेगा कि प्रकाश सीधी नहीं, कभी कभी अनुप्रस्थ भी हो जाती है। वो आगे पढ़ना है, वो आपको आगे मिलेगा, वो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग यही जानिए कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, और सबसे ज्यादा सबसे तेज जो है निर्वात में ही इसका गति रहता है, जो कि होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा जो है प्रकाश किसमें गति करता है तेजी से? निर्वात में, यानी कि जहां पे वायुमंडल में कुछ न हो, एकदम खाली हो। ठीक है, उसमें जो है इसका गति सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा निर्वात में। उसके बाद अगर देखा जाए तो गैस में इसका सबसे ज्यादा रहता है, प्रकाश का सबसे ज्यादा निर्वात में गति, उसके बाद गैस में, उसके बाद देखा जाए तो द्रव में। कभी कभी क्वेश्चन जानते हैं पूछ देता है कि जो समुद्र में है प्रकाश कितनी गहराई तक जाता है, तो वो 200 मीटर होता है। ये कभी कभार आप क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि समुद्र की कितनी गहराई तक। 200 मीटर के बाद अगर आप जाइएगा ना तो सिर्फ अंधेरा दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, प्रकाश के वहां नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप जाइएगा द्रव के बाद, तो सबसे कम ठोस में, यानी कि इसको नगण्य लेकर चलिए कि ठोस में जो है प्रकाश आर पार होता ही नहीं है, उसमें गति ही नहीं करता है प्रकाश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में। कितना? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद किसमें? तो गैस में। उसके बाद किसमें? तो द्रव में। और सबसे कम यानी नगण्य मानकर चले तो किसमें? ठोस में। ठीक है, ये रहा प्रकाश का गति। ये समझ गए कि सीधी रेखा में गति। हाँ, आपको आगे जब आप चलेंगे ना तो आपको पढ़ने को क्या मिलेगा कि स्वभाव के हिसाब से कभी कभार जो है इसकी जो गति है, जो सीधी रेखा में जा रही है, वो कभी कभी अनुप्रस्थ हो जाती है। अनुप्रस्थ समझते हैं आप लोग, यानी कि ऐसे हो जाती है स्वभाव के हिसाब से। लेकिन फिलहाल आप लोग को ये नहीं जानना है, आप लोग को सिर्फ ये जानना है, यही याद रखिएगा कि
जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, ये थी बेसिक बातें प्रकाश के बारे में। प्रकाश के गुण है ये निर्वात में सबसे ज्यादा इतना। ठीक है, प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, कौन सी तरंग है भाई, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और कैसे गति करता है, कैसे गमन करता है, तो भाई सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें करता है, तो निर्वात में करता है। सबसे कम या फिर नहीं के बराबर किसमें करता है, तो ठोस में करता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। तो यहाँ प्रकाश को समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट होगा बताइएगा मुझे। प्रकाश के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परावर्तन है, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और प्रकाश को तो आप लोग जानते ही हैं कि लाइट कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन के मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। हम लोग अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर लौटना या वापस लौटना। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में इस बात को समझ सकते हैं, परावर्तन का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब कि टकराकर लौटना या वापस लौटना। टकराकर किसी भी चीज में टकराकर जब लाइट वापस लौट जाएगी तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे परावर्तन का मतलब देखिए, क्रिकेट तो सब लोग देखे होंगे, इधर ऐसे ऐसे रहता है, ये पिच रहता है, इधर 3 स्टंप रहता है, इधर 3 स्टंप रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना। इधर बल्लेबाज रहता है, हाथ में बैट लिए हुए रहता है, और इधर से गेंद आती है। तो गेंद जब आती है तो यहाँ ये पिच पर टकराती है, और टकराने के बाद क्या जमीन के अंदर चल जाती है, नहीं जाती है, ये यहाँ से टकराकर सीधे बल्ले पर आती है या फिर जहां जाना होता है जाती है। तो ये टकराकर और वापस इसी माध्यम में, ये जो माध्यम है हमारा, इसी माध्यम में टकराकर वापस लौट गई। कहीं और कोई और माध्यम में तो नहीं गई, हवा में थी तो ऐसे टकराकर हवा में ही रह गई। मतलब कि जो इस एनवायरमेंट में थी वो इसी एनवायरमेंट में रह गई बॉल, अंदर तो टकराकर पाताल लोक में तो नहीं गई ना। तो इसी को कहते हैं, टकराकर लौटने को कहते हैं परावर्तन। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि परावर्तन का मतलब होता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक होता है हमारा इको। इको का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे साउंड जो है कभी कभी टकराकर इधर उधर, माइक में इको होता है, आवाज गूंजने लगता है। पहाड़ों में इको होता है, जब आप पहाड़ पे जाते होंगे चिल्लाते होंगे ना, तो आवाज लगता होगा कि 2-3 बार आपकी आवाज इधर से उधर रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी परावर्तित हो रही है। तो वहां आप इको को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो इको जो है वो भी परावर्तन पे ही काम करता है, रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, वो भी कहीं ना कहीं से टकरा कर ही आता है। अब जैसे पहाड़ी इलाका में आप गए हुए हैं, यहाँ मान लीजिए पहाड़ है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पर आप हैं, ये छोटा सा पहाड़ पे आप हैं, इधर बहुत सारे पहाड़ हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर, मतलब पहाड़ ही पहाड़। यहाँ आप चोटी पे खड़े हैं, यहाँ से आप जब चिल्लाते हैं, कोई भी चीज चिल्ला रहे हैं आप, तो इधर इधर से आवाज टकरा के इसमें से टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, टकराकर 2-3 बार इधर ऐसे आएगी, तो आपको लगेगा कि उधर से आवाज जो है 2-3 बार आ रही है, लगता है ऐसा, इको जैसा लगता है ना। तो वो टकरा कर आपकी आवाज आ रही है, इसी कारण आपको खुद की आवाज जो है 2-3 बार सुनाई दे रही है। तो ये जो इको है वो भी परावर्तन पे ही काम करता है। तो अब मुझे लगता है कि परावर्तन को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि परावर्तन है क्या, किस चीज को परावर्तन कहते हैं। और आसान भाषा में तो मैंने आपको बता दिया कि टकराकर लौटना, उसी माध्यम में, किसी और माध्यम में नहीं, उसी माध्यम में टकराकर लौट जाना। ठीक है, तो इसे कहते हैं परावर्तन। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हमारा जो मेन फोकस है प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे। तो प्रकाश के परावर्तन अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको भी हटा देते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे बढ़िया जानते हैं आप लोग प्रकाश कहाँ परावर्तित होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ परावर्तित होता है, मतलब वह कौन सा ऐसा चीज है, आप लोग का दिमाग में उठ रहा होगा कि वह कौन सा ऐसा चीज है जहां पर प्रकाश
कम अवशोषित होता है, एकदम 100 में से लगभग 99.9999 जो भी हो वो टकराकर वापस लौट जाता है, तो वो होता है दर्पण। दर्पण ही ऐसा एक मात्र चीज है जिसमें जो है प्रकाश ज्यादा से ज्यादा टकराकर लौट जाती है, ठीक है। तो दर्पण जो है इसी में प्रकाश लौट जाती है, और दर्पण के पीछे क्या किया रहता है, कलई किया रहता है, कलई किया रहता है, जिसके कारण जो है लौट जाती है प्रकाश। नहीं तो दर्पण भी एक जो है शीशा ही है, शीशा एक कांच है, उसके पीछे कलई किया जाता है, जिसके कारण वो दर्पण बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। तो सबसे पहले ये एक सतह बना देंगे, ठीक है। ये सतह है, मान लीजिए दर्पण है, क्योंकि दर्पण में सबसे ज्यादा जो है प्रकाश परावर्तित होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट किस में होता है, दर्पण में, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु, इसका सेंटर है, मान लेते हैं O, ठीक है। इधर मान लेते हैं इसको XY, एक सतह है, दर्पण है, कुछ भी है। ये कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए सन है, क्या है, सन है, क्या है, सन है, यानी कि प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, कुछ भी। यहां से क्या निकल रही है, प्रकाश की किरण निकल रही है, और यहाँ ये आ रही है सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे आ रही है तो अब क्या होगा, इधर आ जाएगी, नहीं, क्यों, हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो माध्यम एक ही रहेगा, टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक। टकराकर क्या होगा, इसी माध्यम में, मतलब कि इधर से आई प्रकाश और किधर को, इसी माध्यम में, लेकिन बस उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर से आई इधर को गई, ठीक है। इसके बीच में एक ऐसा लंब हम लोग खींच देते हैं, इसको कहते हैं एन, इसको कहते हैं अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल इसको कहते हैं, NORML, नॉर्मल इसको कहते हैं। ये जो किरण है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंस रे। और ये जो किरण हो गई, ये क्या हो रहा है, अब इस किरण का आप लोग खुद जान गए होंगे कि ये आपतित हो रही है, टकरा कर ये लौट रही है, तो जरूर ये टकराने के बाद का जो प्रोसेस है वो होता है परावर्तन का प्रोसेस। तो ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और हिंदी में कहेंगे आपतित किरण, सॉरी, हिंदी में कहेंगे परावर्तित किरण और इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये आपका हो गया O बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। और ये हो गया हमारा लंब, नॉर्मल, ठीक। अब जो है इसके बीच में दो कोण बन रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं अभिलंब है और आपतित किरण, यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ठीक। इसको मैंने सेम किया है, पता है क्यों, क्योंकि जो दोनों कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है अभिलंब के द्वारा, वो कोण हमेशा बराबर होगा। ये आपको दर्पण में भी मिलेगा पढ़ने को, लेंस में भी पढ़ने को मिलेगा, सभी जगह जो है ये कोण बराबर रहेगा। इसको आई से सूचित करते हैं, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, उसे आई से सूचित करते हैं, और जो किरण, जो कोण आपतित की परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस बात को हमेशा याद रखेंगे, और ये आई आर हमेशा रहेगा। आपतित किरण वाले जो कोण रहेंगे वो दर्पण में भी आई, लेंस में भी आई, आपको लेंस आगे पढ़ने को मिलेगा अपवर्तन में, उसमें भी आई, और जो रिफ्लेक्टेड किरण का जो कोण है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे, वो दर्पण में भी आई और उसके बाद लेंस में भी आई। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा नोट करने वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा ऐसे स्टार देकर कि कोण I इज इक्वल टू कोण R, यानी कि आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, ये हमेशा रहता है, किसी भी स्थिति में ये बराबर रहता है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे।
ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आज ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, बस अब यहीं तक हम रखते हैं। आगे हम जो है कल इस बात को पढ़ेंगे कि इसका जो ये है, ये आ रही है यहाँ से और टकरा कर जा रही है, ये अभिलंब, इसका कुछ तो नियम होगा। ये किस नियम पर आ रही है, किस नियम पर जा रही है, यहाँ पर क्यों ये आई आर बराबर हुआ, सभी चीजों को जानेंगे, इसके नियम को जानेंगे, ये कैसे बनता है, क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा चीज छिपा हुआ है, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। वैसे मैंने नॉर्मली आपको भाषा बोलकर बता दिया है कि किसे कहते हैं, लेकिन कल डिटेल में जानेंगे हम लोग कि आपतित किरण कहते किसे हैं, परावर्तित किरण कहते किसे हैं, और ये आपतित कोण क्या है, परावर्तित कोण क्या है, सब चीज को डिटेल में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं। टेक केयर और पढ़ते रहिए, अच्छे से ध्यान दीजिए अपना। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए हमारे, और सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, वहां जाइए, वहां भी आप हमें पूछ सकते हैं, जो भी आपका दिमाग में डाउट हो, जो भी हो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।